प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधिनायकवाद, परिभाषा, उदय की परिस्थितियाँ और इनके गुण और दोष। तो अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप क्या है? तो अधिनायक तंत्र में भी राजतंत्र की भांति संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में प्रमुख अंतर शासक द्वारा पद ग्रहण करने की विधि में निहित है। राजतंत्र में शासक साधारणतया वंशानुक्रम के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। अधिनायक तंत्र में निर्वाचन, सैनिक योग्यता अथवा एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं। नंबर 1, न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। फोर्ड के शब्दों में राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर एक्स्ट्रा लीगल सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। मोंटेस्क्यू कहते हैं ये एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतः दोनों के संयोग से प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी करके करे। अधिनायक तंत्र प्राचीन और नवीन। अधिनायक तंत्र भी प्राचीन और नवीन दो रूपों में हमारे सामने आता है। प्राचीन अधिनायक तंत्र उसको कहते हैं जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र इसी प्रकार का था। आधुनिक युग में अधिनायक तंत्र का रूप अधिनायक के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया है और अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण करते हैं, तथापि पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से ही देश के शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार की अधिनायकवाद का प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय हुआ। सन 1922 में फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी, 1923 में प्रिमो दी रिवेरा स्पेन में और 1933 में हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायक बन बैठा। अब आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष। प्रथम विश्व युद्ध को स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया और इसलिए ये युद्ध समाप्त होने पर आशा की गई कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन वर्साई की संधि से ही लोकतंत्र के विनाश के बीच निहित थे और युद्धोपरांत परिस्थितियों ने पल्लवित होने का अवसर दिया और 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। अधिनायकवाद के इस उत्कर्ष के लिए युद्धोपरांत की निम्नलिखित परिस्थिति को उत्तरदायी कहा जा सकता है। नंबर 1, संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश से पीड़ित मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास खो बैठे थे। युद्ध से लौटे हुए सैनिक उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट थे जिसके कारण उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया था और जो अब युद्ध का हर्जाना मांग रहे थे। दूसरा है वर्साई की संधि। इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्तें लागू कर दी थीं और ये संधि न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। तीसरा है कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था। पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों की रचना कर इसमें प्रजातंत्र स्थापित किया गया, लेकिन इन देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था और प्रजातंत्रीय परंपराओं के अभाव के कारण शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। नेक्स्ट है आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में ही प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। जब सन 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यकता था जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था से ही किया जा सकता था। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की असफलता। स्थापना के थोड़े समय बाद ही राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था और निःशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे। बड़े देशों द्वारा किए जाने वाला निःशस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना आवश्यक समझा। नेक्स्ट है प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। प्रजातंत्र के आदर्श कार्य रूप में बहुत अधिक कठिन है और इनकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जनता का एकमात्र कार्य आज्ञा पालन था। यही कारण था कि युद्धोपरांत परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविकता बन गया। तो अधिनायकवाद के अब लक्षण हम पढ़ लेते हैं या गुण क्या क्या हैं।
नंबर 1 है सर्वाधिकारवाद। आधुनिक अधिनायक तंत्र का एक प्रमुख लक्षण है कि ये एक अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारवादी राज्य टोटलिटेरियन स्टेट होता है। इस प्रकार के राज्य में समाज, राज्य और सरकार के भेदों को समाप्त कर शासक वर्ग सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है और नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर उसका नियंत्रण ना हो। हिटलर एवं मुसोलिनी के अनुसार राज्य ही सब कुछ था। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का विरोध। इन अधिनायक तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावना के कारण हुई थी और यह स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते रहे। इन अधिनायकों और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र एक सड़ा हुआ शव, डिकेइंग कॉप्स है और संसद केवल बकवास की दुकान, टॉकिंग शॉप्स है। सरवारा वर्ग का अधिनायकवाद भी लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से ही देखता है। नेक्स्ट है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। वर्तमान समय के वामपंथी और दक्षिणापंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं तथा स्वयं से संबंधित राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। इस नेता को सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है और उसके शब्द ही कानून होते हैं। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासक दल का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति या एक दल का शासन होता है और इसलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुर्जुआ लोगों की धारणा है और फासीवाद एवं नाजीवाद इसे अतीत की व्यवस्था मानते थे। इटली के युवक संगठन को मुसोलिनी का आदेश था विश्वास, आज्ञा पालन और युद्ध। हिटलर कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र बताता था। नेक्स्ट है जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। आधुनिक अधिनायक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता है और प्रजातंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है। इस दृष्टि से जनमत निर्माण के साधनों जैसे साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और चलचित्र आदि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। प्रेस, रेडियो आदि निरंतर अधिनायक के पक्ष में प्रचार करते रहते हैं, जिससे उसके पक्ष में जनमत बना रहता है। नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। इसमें अपनी जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है और दूसरे देशों को तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। जब अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक है युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया। हिटलर कहा करता था कि पुरुष के जीवन का युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। इन तानाशाहों ने अपने देश की आर्थिक उन्नति और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। मुसोलिनी ने कहा था साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्ण नियम है, इटली का विस्तार होगा या अंत। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हीगल आदि आदर्शवादी दार्शनिकों के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया जाता। अब अधिनायक तंत्र के गुण और दोष। नंबर 1 है शासन में एकता और कुशलता। अधिनायक तंत्र में शासन शक्ति एक व्यक्ति पर निहित होती है। कानून निर्माण, प्रशासन और न्यायिक निर्णय सभी कार्य एक व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। एक ही व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था के कारण उसमें शासक संगठन में कार्यकुशलता एवं सरलता आ जाती है। अधिनायक का शासन सक्षम, शीघ्र एवं मितव्ययी होता है। दूसरा है उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। प्रजातंत्र में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है और यह कहावत ठीक ही है कि बहुतों का उत्तरदायित्व किसी एक का भी उत्तरदायित्व नहीं रहता, लेकिन अधिनायक में एक ही व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्रीय हितों का संरक्षक होता है और यह अधिनायक अपने राजनीतिक कर्तव्यों को धार्मिक क्रियाओं के समान ही उत्साहपूर्वक कराता है। तीसरा है संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त।
राष्ट्रीय संकट के समय शीघ्रतापूर्वक एवं अपूर्व साहसिकता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है और प्रजातंत्र या कुलीन तंत्र में इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है। संकट काल के अंतर्गत केवल एक अधिनायक ही आंतरिक प्रशासन एवं वैदेशिक संबंधों का कार्य भली भांति करते हुए अपने देश को प्रतिष्ठा में वृद्धि पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है मितव्ययी। अधिनायकवाद में प्रशासनिक अपव्यय बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ना तो शासन व्यवस्था के संबंध में बहुत लंबा चौड़ा प्रबंध करना पड़ता है और ना ही चुनावों आदि के प्रबंध में धन का व्यय करना या अपव्यय करना होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावना का जागरण। अधिनायकवादी व्यवस्था राष्ट्रीय भावना जागृत करने की दिशा में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। जर्मनी और इटली इसका उदाहरण है। अब अधिनायकवाद के दोष। अधिनायकवाद के इन गुणों की तुलना में दोषों की गिनती बहुत अधिक लंबी है। नंबर 1, विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अंत। अधिनायक तंत्र लोगों को खाने पीने की और दूसरी भौतिक सुविधा दे सकता है, किंतु मानव जीवन का लक्ष्य यह नहीं है। एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव जीवन का एक डरे पर चलना और उसे पूर्णतः राज्य के अधीन कर देना विवेक और स्वतः प्रेरणा का अंत कर देना है, जो मानव जीवन का सबसे बहुमूल्य गुण है। दूसरा है युद्ध को प्रोत्साहन। अधिनायकवाद का अस्तित्व उत्साहपूर्वक सफलताओं पर निर्भर है और जनता के मस्तिष्क को सदैव अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिनायकवाद युद्ध आदि कार्यों का आश्रय लेता है। वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान की विदेश नीति के आधार पर यह बात अधिक सफलतापूर्वक कही जा सकती है। फ्रेडमैन ने विश्व राजनीति की प्रस्तावना में कहा है, अब तक का मानव इतिहास इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि मानव जाति के मध्य हुए भीषण युद्ध किसी न किसी रूप में अधिनायकवादी राज्यों द्वारा ही प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट है योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं। अधिनायकवाद के अधीन अच्छे प्रशासन को एक लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक योग्य अधिनायक का सुयोग्य उत्तराधिकारी प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता है। साधारणतया तो एक अधिनायक की मृत्यु के बाद में अशांति और व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है शासन शक्ति का दुरुपयोग। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासक को बिना किसी प्रतिबंधों के शासन की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और ये एक तथ्य है कि निरंकुश शक्ति शासक को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। अधिनायक के द्वारा अत्याचार और अनाचार का मार्ग अपना लिया जाता है और कभी कभी तो ये अत्याचार सीमातीत ही हो जाते हैं। इस पर संदेह नहीं कि अधिनायकवाद के अंतर्गत एक ही व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति होने के कारण शासन में कुशलता आ जाती है, लेकिन इस प्रकार की प्रशासनिक कुशलता केवल कुछ समय के लिए होती है और कुछ समय के बाद स्थिति बदतर हो जाती है। अधिनायकवाद मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत और वर्तमान समय के अनुकूल भी नहीं है, इसलिए स्पष्ट है कि अधिनायकवाद एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अधिनायकवाद को पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी, उनके उदय की परिस्थितियों को पढ़ी और फिर हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी। विशेषताएं के बाद में हमने उनके गुण और दोषों को पढ़ा और इन सब बातों से ये हल निकलता है कि आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में अधिनायकवादी शासन की कोई जगह नहीं है। आशा है आपको ये सब जो मैंने पढ़ाया अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स दीजिए, कोई कमी हो तो बिल्कुल बताइए और पढ़ाई में अपनी पूरी रुचि दिखाइए। धन्यवाद।